बोलो. कार्यक्रमाचं संचालन करणारे वहाड असं म्हणतात प्रमुख अध्यक्ष, जे आणखी पण अध्यक्ष आहेत, त्यापैकी मी एक अध्यक्ष आहे. तेव्हा अति उत्साहामध्ये आमचे लोक मराठी भाषेमध्ये सुद्धा कसा मराठी भाषेचा उद्धार करतात त्याच्यावर लक्षात येते की वामन मेश्राम यांना प्रमुख अध्यक्ष म्हणलं नाही तर त्यांना वाईट वाटेल असा त्यांच्यामध्ये काहीतरी भ्रम झालेला दिसतो. मी सार्वजनिकरित्या ही गोष्ट याकरता बोलतो की आपल्या लोकांनी सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये बोलताना सतर्क राहून बोललं पाहिजे, बोलताना विजिलंट राहिलं पाहिजे, पहिल्यांदा बोललं नंतर पाहिजे. ही खबरदारी घेऊन जर आपण बोललं तर निश्चितपणे, कारण या सर्व गोष्टी रेकॉर्ड होतात, रेकॉर्ड होऊन मग लोकांपर्यंत जातात आणि हे लाईव्ह टेलिकास्ट होऊन राहिले ऑल इंडियामध्ये. साथियों, छत्रपति क्रांति सेना इस संगठन के द्वारा राष्ट्रमाता मां साहेब जिजाऊ इनके जन्मदिन के मौके पर आज का ये कार्यक्रम रखा गया है. और इस कार्यक्रम का जो विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन का जो विवाद है, उस विवाद पर फैसला होना चाहिए, ये सोचकर ये विषय रखा गया है. इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं. बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आई है. इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि एडवोकेट दारवटकर, इनको हमने इतिहासाचार्य लिखा है. तो जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा था. इतिहासाचार्य मगर जन्म तारीख के बारे में दारवटकर जी ने जो तथ्य और जो सबूत आप लोगों के सामने पेश किए, इससे ऐसा लगता है कि हाँ वो इतिहासाचार्य है. कोई माने या ना माने, हम लोग इस बात को मानते हैं कि दारवटकर साहब केवल वकील नहीं है, वो इतिहासाचार्य है. और जिस तरीके से उन्होंने डाटा को कलेक्ट किया, और बहुत सारा डाटा और भी उनके पास है, मैं उनको पब्लिकली आप सभी लोगों के सामने अनुरोध करूंगा कि पर्टिकुलरली जो और भी तथ्य है 8 अप्रैल 1627 का, केवल इस संदर्भ में वो पूरे दस्तावेज के साथ लिखे, उसको सारे देश भर में, अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में और तमाम भारत की भाषाओं में इसको हम लोग प्रचार में लाएंगे. दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र सरकार को ऐसी मांग करता हूं कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के संबंध में 4-4 तारीखों के होने का विवाद खत्म किया जाना चाहिए. और उसके लिए जैसे पहले संभवतः 9 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, उन 9 लोगों के कमेटी में केवल एक ही मराठा समाज का इतिहासकार व्यक्ति रखा गया था. ये 1966 की बात है. इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 34 और 23 57 साल का समय है. ये 57 साल की विशेषता ये बताई जा सकती है कि उस समय
हमारे लोगों में इतिहासकार नहीं थे। अगर होते तो भी नया नया महाराष्ट्र 1961 को बना था, तो ब्राह्मणों ने मौका देखा और 66 को ब्राह्मणों के प्रभाव में ही ये कमेटी बनाई, ऐसा मुझे लगता है। और वो बाल गंगाधर तिलक के प्रचार को सरकार के द्वारा अप्रूवल लेना चाहते थे। दारवटकर साहब जब बोल रहे थे आप लोगों के सामने, तब वो बाघ 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 बोलते थे, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता बाघ बाघ कौन है। तो बाघ का मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाघ। तो आप लोगों को, क्योंकि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, वो जो सुनने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बोल रहा है। तो उसको बाघ बाघ समझ में आएगा क्या? तो बाघ बाघ समझ में नहीं आता। हाँ, बाल गंगाधर, हाँ फिर आता। इसलिए मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे रहा हूं। और हमेशा बोलने वाले लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप सुनने वाले लोगों के लिए बोल रहे हो, अपने लिए नहीं बोल रहे हो, सुनने वाले लोगों के लिए बोल रहे हैं। और जो सुनने वाले लोग हैं, अगर मान लो उनको आपकी बात समझ में आ गई तो लाखों लोगों तक पला जाएगा, लाखों लोगों तक चला जाएगा मामला, लाखों लोगों को मालूम हो जाएगा। अब यहां बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं है, खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है, तो इतना ज्यादा संख्या में लोग क्यों आए? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र की प्रजा जो है वो इस विवाद को समाप्त करना चाहती है, इसको ज्यादा लिंगर ऑन नहीं रखना चाहती। इसलिए उनके मन में बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत जिज्ञासा है, और इस जिज्ञासा की वजह से लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ आए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं महाराष्ट्र सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के डिमांड किया था और 15 दिन का समय दिया था कि ये कमेटी बनाओ। और इस कमेटी में अगर मान लो उस समय 9 लोग थे, तो अभी दोबारा 9 लोगों की बनाओ या 11 लोगों की बनाओ, और इतिहासकार बहुजन समाज के उसमें रखो, ब्राह्मण का भी रखो एक आदमी। अगर 9 लोगों में एक ब्राह्मण रखा जाता है तो परसेंटेज 10 हो जाता है, तो 10% भी ज्यादा होता है। 3.5% ऑल इंडिया में है, महाराष्ट्र में 2% है। तो 9 में एक इतिहासकार जो है वो ब्राह्मण को रखो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जरूर रखो उसको। और उसकी राय भी हम लोगों को लेना चाहिए। और कुछ लोगों का यहां आप लोगों ने सुना कि वो इतिहासकार ना होने के बावजूद भी इतिहासकार बनाए गए, उस कमेटी में रखे गए। वो बदनामी करने वाले लोग थे और उनको इतिहासकार के कमेटी में लिया गया। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला पुणे में बैठने नहीं देना चाहते थे, पुतला वहां लगने के लिए विरोध करते थे, ऐसे लोग जो है वो उस कमेटी में रखे गए। तो हैरान करने वाली बातें हैं, क्योंकि ये जानकारी के तौर पर अगर आपको पता चलेगा तो आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि ये कमेटी बनाने वाले लोगों ने ऐसे कैसे बनाई है। और फिर महाराष्ट्र बना, और महाराष्ट्र 1961 में बनने के बाद 63 को कमेटी बनाई। तो ये कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी थी, तो ब्राह्मणों का प्रभाव था। मुख्यमंत्री शायद यशवंतराव थे, वसंतराव नाइक थे। यशवंतराव दिल्ली को चले गए थे, तो वसंतराव नाइक थे, तो वो नोमिडिक ट्राइब के व्यक्ति थे, बंजारा थे, तो वो ज्यादा मतलब ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर सकते थे। तो वो नोमिडिक ट्राइब थे, महाराष्ट्र में शायद 1-2% से ज्यादा संख्या नहीं थी। मुझे लगता है कि यशवंतराव चौहान को कहलवाकर ब्राह्मणों ने यह कमेटी बनाई होगी, ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये नॉमिनेटेड वसंतराव नाइक जो है वो यशवंतराव चौहान के नॉमिनेट थे, नॉमिनेट किया था यशवंतराव चौहान ने।
तो इस तरीके से अभी अगर ये कमेटी बनाई गई और मान लो 9 लोगों की बनाते हो तो उसमें एक ब्राह्मण को ले लो, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर अभी बहुजन समाज के बहुत सारे इतिहासकार हैं और उस कमेटी का चेयरमैन धारवडकर साहब को बनाया जाना। कोई उनको चेयरमैन माने ना माने, मैं तो मानता हूं। और वामन मेश्राम जब कोई बात मान लेता है तो फिर कल भविष्य में वही सरकार का पॉलिसी हो जाती है। मानना पड़ता। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग कई सालों से बोल रहे हैं तो सरकार को वो मानना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में ये बात जो है मानना पड़ेगा, नहीं तो 10 साल में तो हमारे लोगों की सरकार होगी, सेंट्रल में भी होगी, स्टेट में भी होगी। तो हम लोग तो बड़े पेशेंस से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कुछ लोग बोलेंगे भाई ये कैसे होगा, तो आप ब्राह्मण जो पढ़े लिखे हैं उनको पूछो कि आप अपने लड़कों को अमेरिका यूरोप में पढ़ने के लिए भेजते हो तो आशीर्वाद देते वक्त क्या कहते हो, तो वो कहेगा कि हम आशीर्वाद देते वक्त कहते हैं कि पढ़ने के लिए जाओ तो वापस मत आओ, उधर ही रहो। क्यों? तुम उधर रहो, डिग्री ले लो, नौकरी ले लो और हमें भी बुलाओ, क्योंकि तुमको सिटीजनशिप मिलने के बाद माँ बाप को सिटीजन के नाम पर अमेरिका यूरोप में उसका कानून है वहां का, उस हिसाब से वो उनको ले सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोगों को अमेरिका और यूरोप में फिर लोगों को हमारे अभी आजकल आने नहीं देते और उन्होंने रूल बनाया। तो अभी मुझे जानकारी मिली कि साल में 1.5 लाख लोग जो है भारत को छोड़कर अमेरिका और यूरोप में जा रहे हैं। और ये छोड़कर जाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ करोड़ों रुपये कमाते हैं और ये कमाने वाले जो लोग हैं वो ये वही लोग हैं और वही लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। जो बहुत बड़े बड़े देशभक्त लोग हैं वो जा रहे हैं, जो घोषित देशभक्त हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। और जाने के बाद भी वो देशभक्त है। कोई अखबार वाला नहीं लिख रहा है कि ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अखबार उनके हैं और उसमें लिखने वाले पत्रकार भी उनके हैं। तो वो सारी की सारी बातें जो है वो उनके फेवर में लिखते रहते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें जो है इस तरह से अपनी बातें आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि विलास खरात ने जो एक रेफरेंस दिया कि वो जो नाना फडणवीस की जो औरतों की लिस्ट थी, रखेली औरतों की लिस्ट थी, वो दत्तो वामन पोद्दार ने, वो पुराना कागज था, तो वो उसने ऐसा ऐसा करके मुंह में डाला और 2 गिलास पानी पी के उसको हजम कर दिया और नष्ट कर दिया। तो ब्राह्मण जो है ये लोग हिस्ट्री के एविडेंस को नष्ट करते हैं, ओरिजिनल एविडेंस को नष्ट करते हैं। तो जो लोग ब्राह्मण हिस्टोरियन हैं जो एविडेंस को नष्ट करते हैं वो हिस्टोरियन कैसे हो सकते हैं? भारत का इतिहास अगर जिसने ब्राह्मणों ने लिखा, अगर भारत का इतिहास लिखा, अगर वो इतिहास लिखने वाला ब्राह्मण है तो वो सारे इतिहास की पुनः चिकित्सा की जानी चाहिए। और वो चिकित्सा करते वक्त डीएनए के आधार पर, अब नए सिरे से डीएनए के आधार पर वो आधार मानकर इतिहास को लिखा जाना चाहिए। डीएनए को एक आधार मानना चाहिए इतिहास लिखने का। और उसके अनुसार ब्राह्मण विदेशी है,
तो उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो भारत का और भारत के मूल निवासी लोगों का इतिहास सही तरीके से लिख सकते हैं, जिससे उनको प्रेरणा मिले, बल्कि वो इस तरीके से इतिहास लिखते हैं जिससे हमारे लोगों का मनोबल गिरता है। वो कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों का मनोबल गिरे। तो उनके लिखे हुए समग्र इतिहास को नए सिरे से उसकी समीक्षा किया जाना चाहिए। एक और बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो जानना जरूरी है। ब्राह्मण लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि भीमा कोरेगांव के लड़ाई में पेशवा ब्राह्मणों का पराजय हुआ, इसके लिए उसमें जो लोगों के नाम जो है वो शहीद हुए लोगों के नाम है 49, उसमें 22 अकेले महार जाति के थे और 27 जो थे वो महारेतर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉमिडिक ट्राइब, ओबीसी, एमबीसी, मराठा, कुंबी, मुस्लिम, ये सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे। तो ये बात जो है ये लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो इतना जो यात्रा भरती है ना भीमा कोरेगांव में, तो वो मैंने 51,000 मीटिंग सारे देश भर लेने का काम किया। उसके दूसरे साल से वो यात्रा भरना शुरू हो गई। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर अकेले गए, काशीराम जी भी अकेले गए, मैं भी अकेले गया, मगर बाद में जब मैंने देखा कि ये इतिहास तो सारे देश भर में मालूम होना चाहिए, तो 51,000 कार्यक्रम मैंने लिया ऑल इंडिया में, तो ऑल इंडिया के लोगों को मालूम हो गया। तो मैं ये बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो इतिहास है तो इसमें ब्राह्मण लोग ये प्रचार करते हैं कि इन लोगों ने अंग्रेजों के फेवर में लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों ने जो भारत को गुलाम बनाया, तो गुलाम भारत को बनाने के लिए ये लोग जिम्मेदार है, ऐसा ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं। तो मैं धारवाडकर साहब को भी अनुरोध करता हूं, विलास खरात के पास ज्यादा एविडेंस है, और उनको ये पब्लिकली अनुरोध करता हूं कि ब्राह्मण लोगों ने जितने भी गुप्त समझौते अंग्रेजों के साथ किए, बहुत सारे, मैं पहले आप लोगों को बहुत फेमस बात मैंने बोला था कि यदि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारा, चलो ठीक है आपकी बात मान लेते, यदि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को मारा, तुम कहते हो, ब्राह्मण कहते छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा, चलो ठीक है मान लेते, मगर पुणे में राज पेशवा ब्राह्मणों का कैसा है? संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने की, और औरंगजेब ने करने के बाद राज तो औरंगजेब का आना चाहिए था पुणे में, तो राज पुणे में पेशवा ब्राह्मणों का क्यों आया? इसके सबूत इकट्ठा हो गए हैं। है पेशवा ब्राह्मण और औरंगजेब ने आपस में मिलकर संभाजी महाराज की हत्या की, इसके बदले में औरंगजेब ने वो राज जो है वो पेशवा ब्राह्मणों को दिया उस गुप्त समझौते के तहत। और औरंगजेब का एक लेटर उपलब्ध हुआ, जर आम्ही म्हणतो त्याप्रमाणे तुम्ही वागला नाहीत तर जी गत आम्ही संभाजीची केली तशीच तुमची पण करू। ये एविडेंस इस बात को सिद्ध करता है कि पेशवा ब्राह्मणों का और औरंगजेब का गुप्त समझौता हुआ था। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये मैंने पहले कहा था। तो इसका मतलब है पेशवा ब्राह्मणों का और औरंगजेब का समझौता हुआ, जैसे ये बात, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अभी इतने सारे ढेरों एविडेंस है, इससे एविडेंस मिलता है कि पेशवा ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता करके प्रताप सिंह राजा का जो राज है
वो खत्म किया। वो खत्म किया, ऐसा सबूत अभी आप लोगों के द्वारा कहा गया, मैं वो केवल इंटरप्रेट करके आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा है तो ये इतना बड़ा एविडेंस है कि ब्राह्मणों ने अंग्रेजों का राज इस्टेब्लिश करने के लिए, बाकायदा आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई शुरू होने के पहले और पेशवाओं को परास्त करने के पहले महाराज प्रताप सिंह महाराज पेशवाओं के जेल में थे। एक ब्राह्मण ने लेटर लिखा कि आप लोग गलत कह रहे हो, पेशवा तो शिवाजी महाराज के और मराठा साम्राज्य के और शिव स्वराज्य के सेवक थे केवल। मैं बड़ा हैरान हूं कि सेवा करने वाला आदमी राजा को जेल में कैसे डाल सकता है। पेशवाओं ने छत्रपति प्रताप सिंह महाराज को जेल में डालना था 1818 की लड़ाई के पहले, वो उनके जेल में थे। और सातारा में ऐसा प्रोसेशन निकला हमारे लोगों का जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे, बराबर है क्लास। प्रोसेशन हजारों लोगों का, शायद हजारों से ज्यादा प्रोसेशन निकला। और वो प्रोसेशन में अंग्रेज लोग ये कह रहे थे कि आप लोग जो है शिवाजी महाराज को मानने वाले जो आप लोग हो, आप शिवाजी महाराज को मानते हो, तो शिवाजी महाराज का जो वंशज है राजा प्रताप सिंह महाराज, वो पेशवा के जेल में है। तो पेशवाओं को परास्त करने के लिए आप हमारा साथ दो। अगर पेशवाओं को परास्त करने में आप हमारा साथ देते हो तो हम राजा को पेशवाओं के जेल से मुक्त करेंगे। अंग्रेजों ने यह बात बहुजन समाज के लोगों को कही। ऐसा मोर्चा, ऐसा प्रोसेशन सातारा में निकला। ये 1818 की लड़ाई के पहले निकला। ये इस बात का एविडेंस है कि हमारे लोगों ने अंग्रेजों का भारत पर राज स्थापित करने के लिए साथ नहीं दिया। तो छत्रपति प्रताप सिंह राजा महाराज को पेशवाओं के जेल से मुक्त करने के लिए साथ दिया। बहुत खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो इसलिए ब्राह्मण लोग जो इतिहास लिख रहे हैं वो गलत बात है, ये असली वजह है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के भारत में आने के बाद यानी ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की, तब ईरान के बॉर्डर तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था, भौगोलिक क्षेत्र था। मौर्यकालीन भारत का नक्शा देखो हमारे पुरखों का, वहां तक था हमारा साम्राज्य। उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा करने के बाद ये जो विशाल भारत है ना, विशाल भारत, बहुत खास बात बता रहा हूं। ये जो अभी जो भारत का नक्शा आप देख रहे हो ना, ये भारत का नक्शा छोटा है और संभवतः भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आधे से भी कम है। जितना मौर्य साम्राज्य के समय में भौगोलिक क्षेत्र हमारे पुरखों के नियंत्रण में था, जितना विशाल भारत था, आज का जो भौगोलिक नक्शा है वो आधे से कम है, 50% भूप्रदेश से कम है। ज्यादा भूप्रदेश, ज्यादा भौगोलिक प्रदेश सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद, पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण के द्वारा हत्या करने के बाद, भारत का, विशाल भारत का भौगोलिक क्षेत्र अभी जो भारत का नक्शा है छोटा हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यदि सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या नहीं की होती तो हो सकता है ईरान भी भारत का ही
पार्ट एंड पार्सल होता। तो कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अरे आप लोग सामंती प्रथा का समर्थन कर रहे हो। तो मौर्य साम्राज्य जो है, जिस हिसाब से सामंती प्रथा की बात बोली जाती है, उस तरह का वो राज नहीं था। वो तो बुद्धा का समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित देश और प्रजा में इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मौर्य ने अपनी राज्य सत्ता इस्तेमाल की। ये तो इसकी वजह है उसके पराजय की, उसके नष्ट करने की जो वजह है। ब्राह्मण ने उसको मारने की वजह क्या है? प्रशासन में तो बहुत सारे ब्राह्मण थे। काशीराम जी ने चमचा ये नाम के किताब में लिखा कि ये जो मौर्य साम्राज्य का पराजय हुआ, उसका सबक क्या है? मौर्य साम्राज्य का जो पराजय हुआ, उसका सबक क्या है? तो उन्होंने लिखा उसका सबक है इन्फिल्ट्रेशन एंड सैबोटेज। इन्फिल्ट्रेशन बाय ब्राह्मीण एंड सैबोटेज बाय ब्राह्मीण। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है घुसपैठ। ब्राह्मणों के द्वारा मौर्य साम्राज्य में घुसपैठ की गई और अंदर घुसने के बाद अंदर से उसको तहस नहस किया। अब इसको मैं एक शब्द जोड़ देता हूं कि ये मौर्य साम्राज्य का जो सबक है, अगर ये सबक छत्रपति शिवाजी महाराज ने ग्रहण किया होता तो ब्राह्मण को इन्फिल्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलता। और अगर इन्फिल्ट्रेशन करने का मौका ब्राह्मण को नहीं मिलता तो शिवाजी महाराज की हत्या, उसके तमाम लोगों के साथ जो बात में इतिहास हुआ, वो नहीं होता। ये हैरान करने वाली बात है कि ब्राह्मण आज ये कहते हैं कि पेशवे जो है वो तो केवल शील स्वराज्य के सेवक थे, मगर सारी सत्ता उनके नियंत्रण में थी। वो राजा को भी और सारी प्रशासनिक व्यवस्था उनके नियंत्रण में थी। और एक समय में तो उन्होंने राजा को जेल में डाल के रखा, उनको पढ़ने तक के लिए पाबंदी। प्रताप सिंह राजा जो है उसको पढ़ने तक के लिए पाबंदी थी और उसकी मां रात के 2 बजे जागरण करते हुए उनको पढ़ाती थी। बराबर है विलास? तो इसका मतलब है वो राजा से ज्यादा ताकतवर लोग थे। ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि सेवा करने वाले लोग जो है तो उनके पास ज्यादा पावर था। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये चित्पावन ब्राह्मण जो थे तो ब्राह्मण लोग इनको क्रिमिनल मानते। ऐसा भी देशमुख के किताब में कि ये क्रिमिनल टाइप के लोग थे, इसलिए ब्राह्मण उनको अच्छे दर्जे के ब्राह्मण नहीं मानते थे, वो क्रिमिनल टाइप के ब्राह्मण मानते थे। तो ये ऐतिहासिक बातें हैं। और किसी का जिस तरीके से, मतलब कुछ लोग हमारे ऊपर ये आरोप करते हैं कि आवन मेश्राम जो है वो एक जाति को टारगेट करते हैं। हम टारगेट करने के लिए अगर मान लो ऐसा करते हैं, अगर ये रियलिटी होती तो फिर हमारे लोग ब्राह्मण को चौराहे में धरते, बांधते, पीटते, मारते और जान जाने तक मारते। ऐसा तो एक भी उदाहरण नहीं है। मगर आरएसएस और ब्राह्मणों के प्रचार से, ब्राह्मण लोगों के प्रचार से लोग मुसलमान को धरते, बांधते, पीटते और जान जाने तक मारते हैं। दो रियल। मेरे प्रचार से ब्राह्मण के साथ ऐसा कई व्यवहार नहीं हुआ। मैं कभी ऐसा नहीं कहा कि ब्राह्मण को धरो, बांधो, पीटो और जान जाने तक मारो। मैं ऐसा कहीं कहता नहीं हूं। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। मैं ऐसा कहने के लिए नहीं कहता हूं। हमारा कहना क्या है कि जिस तरह से अंग्रेजों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है, उसी तरह से ब्राह्मण भी विदेशी है, वो यहां रह सकते हैं मगर राज करने का उनको अधिकार नहीं। ये बात मैं 20 साल से कह रहा हूं, नहीं 23 साल से कह रहा हूं, 2000 से कह रहा हूं, तो 24वां साल चल रहा है। तो उसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि आरएसएस ने अडवाणी को प्रधानमंत्री बनाने के बजाय नरेंद्र मोदी को बनाया।
आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। ये नरेंद्र मोदी को अंदर से एहसास है, अमन मेश्राम की वजह से मेरा नंबर लग गया। आप लोगों को 96 में अटल बिहारी वाजपेयी, 96 या 98 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 2 बार। तो मैं 2000 में अध्यक्ष हो गया हूं वामसेफ का। उसके बाद जो ये प्रोपोगंडा, इस थ्योरी का प्रोपोगंडा जो मैंने किया, तो ये उस बात का परिणाम है कि आरएसएस को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि यदि किसी ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस के लोग प्रमोट करते हैं तो वामन मेश्राम की थ्योरी भारत में ज्यादा चलेगी, इस थ्योरी की मान्यता ज्यादा मिलेगी। वामन मेश्राम जो कहते हैं उस बात को लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये कहता जो यही सच है, ये बराबर है। आरएसएस के लोग जो है सारे हिंदू की बात करते हैं, मगर प्रधानमंत्री बनाने का जब समय आता है तो ब्राह्मण को ही बनाते हैं। ये वामन मेश्राम जो कहते हैं वो बात सही है। तो ब्राह्मण लोगों को दांव पेच बदलना पड़ा, वो केवल हमारे प्रचार की वजह से। जब देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रचार की वजह से बदलना पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगाओ कि बहुत, ये तो कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये तो छोटी बात है। ये संगठित शक्ति का परिणाम है। मैंने अपनी जिंदगी के 47 साल केवल संगठित शक्ति निर्माण करने में लगाया, कुछ नहीं किया। अगर कोई मुझे पूछेगा मेश्राम आपने क्या किया, कितना कुछ काम किया, तो मैं एक ही काम बताता हूं कि हमने संगठित शक्ति का निर्माण किया और इस संगठित शक्ति के बल पर हम आज ये कहने के लायक हो गए कि 10 साल में हमारे लोग देश के हुक्मरान बनेंगे, आजाद हो जाएंगे। ये काम, ये आत्मविश्वास जो है हमने लोगों के अंदर पैदा किया, ये कहने के लायक हम हो गए, ये कह सकते हैं। इतना आत्मविश्वास संगठित शक्ति के बल पर हमारे लोगों के अंदर पैदा हुआ। साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती है। तो अभी ये जो यहां पुणे में जो तिलकवाड़ा है वो गायकवाड़ वाड़ा है। अरे पता है आप लोगों को, पता है विलास? और तिलकवाड़ा जो है ना वो तिलकवाड़ा नहीं है, गायकवाड़ वाड़ा है। वो गायकवाड़ जो महाराजा, हाँ मतलब वो केसरी और तिलक एक है। हाँ तो वो उन्होंने दिया था, मतलब वो उसका उपयोग करने के लिए कि तुम आजादी का आंदोलन कर रहे हो, चलो ले लो, वो उपयोग करने के लिए मालिक बन गए। उसको मालिकाना हक करने के लिए गायकवाड़ साहब ने नहीं दिया था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को करना होगा। साथियों, कर्नल ओवेंस के साथ जो समझौता ब्राह्मणों ने किया, फिलहाल बराबर है, कर्नल ओवेंस के साथ ब्राह्मणों ने जो समझौता किया, उस समझौते के तहत ही तो प्रताप सिंह राजा को रात के 2 बजे घसीट कर और उनके भाई को उसके इसकी हत्या की। मैं तो खुद ही है, मैं अपने आप को बहुत जागृत आदमी कहता हूं। मैं हैरान हूं कि प्रताप सिंह नाम का राजा हमारे इस इतिहास में है। ये मैं पहली बार ही, पिछले कुछ समय पहली बार जाना। ये एक चैप्टर ही उन्होंने गायब कर दिया था। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये चैप्टर इन्होंने क्यों गायब किया। बहुत भयंकर षड्यंत्र है, बहुत ज्यादा भयंकर षड्यंत्र है। इस वजह से ये चैप्टर ही उन्होंने क्लोज किया, गायब कर दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये चैप्टर जो है वो लोगों को निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए। और कर्नल ओवन के साथ जो अंग्रेज थे उनके साथ समझौता किया, इससे ये सिद्ध होता है कि अंग्रेजों का जो भारत में
राज और बहुत सारी बातें प्रस्तावित करने के लिए बाद के समय में पेशवा ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा साथ दिया अंग्रेज। तो वो लोग 1818 की लड़ाई में हमारे लोगों ने अंग्रेजों का राज स्थापित करने के लिए मदद किया। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह भी हुआ कि भारत में 650 संस्थानिक थे और 650 टुकड़े थे भारत के। अभी तो 36 स्टेट है, मगर 650 संस्थानिक थे, 650 संस्थानिक थे और 650 टुकड़े थे भारत के। तो जो 650 टुकड़े थे भारत के, उस टुकड़ों को केंद्र सरकार के नाम पर अंग्रेजों ने तो इकट्ठा किया। काय दारोडकर साहेब, पर मूलभूत मुद्दा सांगून राहिलो, आज जे भारत तुम्ही बघता ना लहान का असे ना, तो खऱ्या अर्थाने वास्तविकता अगर ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की जो कॉन्सेप्ट है, तो अंग्रेजों ने, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अंग्रेज आने के बाद, और एक संघ भारत जिसको कहते हैं, वो अंग्रेजों ने किया। कल्पना करो, हाइपोथेटिकली कल्पना करो, अंग्रेज नहीं आए होते, ये 650 टुकड़े थे, और कभी भी भारत एज सच भारत ये आज जो हम देखते हैं तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के विरोध में लड़ता रहता और हर राजा अपने भूप्रदेश की सीमाओं को बढ़ाने के काम में जिंदगी भर लगा रहता है। ये राजाओं का एक बहुत बड़ा धंधा पहले नंबर का कि मेरे अधीन कितनी हेक्टर जमीन है, तो 100 हेक्टर कम से कम मेरे जीवन में बढ़नी चाहिए। तो वो दूसरों के ऊपर हमला करने का और वो जमीन जो है अपने पोजीशन में लाने की लड़ाई करते रहता था। ये अंग्रेजों ने खत्म किया। एक संघ भारत जो आप देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का जो कॉन्सेप्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नाम का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने केवल लाया नहीं हुआ, उसका कानून बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून अलग बनाया, स्टेट गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कानून अलग बनाया, ये अंग्रेजों ने किया। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये बताना चाहता हूं, ये बातें जानना समझना जरूरी है कि अंग्रेजों के आने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट बना, और जो एक संघ भारत जो आज आप देख रहे हो, वो एक संघ भारत अंग्रेजों ने किया, और वो एक संघ भारत का प्रधानमंत्री नेहरू बना। ये नेहरू जो एक ब्राह्मण जो प्रधानमंत्री बना, वो उस भारत का ब्राह्मण जो है ना, एक संघ भारत का। अगर मान लो ये संस्थानिक राजाओं को पूरी आजादी होती, तो कोल्हापुर के संस्थान का प्रधानमंत्री नेहरू कैसे होता? नेहरू से ज्यादा साला मैं ही खुद ही रहता हूं। फिर सब बोले नहीं मैं ही रहता हूं, नेहरू को क्या बनाने का? मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं ये बात। तो जो नेहरू देश के प्रधानमंत्री 47 को बनाया गया, वो एक संघ जो भारत दिख रहा है ना, और वो एक संघ भारत नेहरू का ही स्टेटमेंट है, और गांधी का मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये जो भारत का विभाजन हुआ 14 अगस्त 47 को, भारत और पाकिस्तान का, ये नेहरू की वजह से हुआ, ऐसा गांधी कहते हैं। ये मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। गांधी का कहना है कि नेहरू ने बयान नहीं दिया होता तो भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। तो इसका मतलब है ये विभाजन भी 14 अगस्त 47 को हुआ, इसके लिए भी ब्राह्मण जिम्मेदार है। तो ये जो देशभक्त अपने को कहते हैं, आरएसएस के लोग जो हैं, वो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। ये प्रोपेगेंडा है, आरएसएस के लोगों का ये प्रोपेगेंडा है। ये आरएसएस के लोग प्रोपेगेंडिस्ट है, यानी प्रचारवादी है कि वो राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी नहीं है, प्रचारवादी लोग है। ये प्रचारवादी लोग है, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है। क्योंकि ये राष्ट्रवादी होने के लिए इनको सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को गाड़ना होगा। वो कभी भी, अरे गाड़ने की तो छोड़ो, आरएसएस ने कागज में एक रेजोल्यूशन पास नहीं किया। आरएसएस ने कागज में वर्ण व्यवस्था देश विघातक है रेजोल्यूशन पास नहीं किया। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपना, एक भी रेजोल्यूशन नहीं है कागज में।
राष्ट्रवाद अगर आप है तो ये खत्म करना पड़ेगा ना। ये राष्ट्रवाद के लिए सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा विरोध में है। ब्राह्मणों ने या आरएसएस जो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने कागज में रेजोल्यूशन तक नहीं पास किया, तो किस आधार पर कहा जाए कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है? मैं कहता हूं आरएसएस ब्राह्मणों का गिरोह है, गिरोह है। आरएसएस ब्राह्मणों का गिरोह है, और गिरोह सज्जनों का नहीं होता, गिरोह केवल डाकुओं का। गिरोह शब्द जो है वो डाकुओं के लिए लगाया जाता है। तो लोग पूछेंगे मुझे कि ये चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि ब्राह्मण आरएसएस का संगठन जो है वो संगठन नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, गिरोह है, तो किस पर डाका? अरे हमारे देश पर डाका डाला हुआ है। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया पहले, फिर बाद में हमारे लोगों ने किया। पहले बनने के पहले नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। तो हमें नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें भारत के प्रजा के द्वारा इलेक्टेड प्रधानमंत्री चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं चाहिए। ये तो आरएसएस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले नॉमिनेट किया, ये तो आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड है, इसका मतलब ब्राह्मण के द्वारा नॉमिनेटेड है। एंड दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट किया जाए, तो वास्तविक पावर नॉमिनेट करने वाले का होता है, नॉमिनेट जो होता है उसका पावर नहीं होता है। बहुत बार आपने नहीं देखा होगा नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेता? आपने कभी सोचा? ये सारे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए वो हर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है, और इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सा? वो अक्षय कुमार ने, तुम्ही आंबा कसा खाता, क्या आहे काय म्हणजे असं पिकू असं करून खाता, चोखून खाता की कसं कैऱ्या करून खाता, चायला काय प्रश्न आहे रे काय? नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अरे जो प्रधानमंत्री खुद फैसले करता है, वो पत्रकार ने सवाल पूछा तो जवाब दे सकता है, वो फैसले कर ही नहीं रहा तो जवाब क्या देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? फैसले आरएसएस वाले ले रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी लेगा तो जवाब उसको देना पड़ेगा। वो बोलेगा मैंने तो साला फैसला किया नहीं, तो इसका क्या कारण बताऊं प्रेस वालों को? आप लोगों को वास्तविक कारण बता रहा हूं कि वास्तविक सत्ता आरएसएस के पास है। ये सबूत के तौर पर कुछ लोग बोलेंगे कि इसका सबूत क्या है? ये सबूत है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को बताया जाना और समझाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम लोग जो है बहुत सारी बातें आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात जो है मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, और अभी मैं आखिरी बात जो है आप लोगों को कहना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लोगों को पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें उन लोगों के दिमाग में है, और जो दिमाग में बहुत सारी बातें हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा भरी हुई है, और वो सारी बातें गलत है। इसके सबूत केवल हमारे पास है, भारत में किसी के पास भी नहीं है, केवल हमारे पास है। क्योंकि उस तरह का विचार ही किसी के मन में नहीं है कि ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखा हुआ है वो झूठा है, ऐसा किसी के पास विचार ही नहीं है। तो इस तरह का विचार कैसे आएगा उनके दिमाग में कि इस पर रीथिंकिंग करना चाहिए, री रिसर्च करना चाहिए? ऐसा विचार उन लोगों के मन में आता है जिनके मन में आशंका होगी। आशंका ही नहीं है तो आपके मन में कैसे सवाल आएगा? हमारे मन में यह सवाल है, और इस वजह से मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि सारे देश भर में हम लोग निश्चित रूप से इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि देश का सारा इतिहास जो है वो लिखा जाए। ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद 500 या 800 साल बाद रामायण लिखी गई। आप लोगों को थोड़ा समझ बार बार बता रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों को कोई बात समझ में आ जाए। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने का जो कार्यक्रम है वो है ईसा पूर्व 185,
उसके बाद में 500 या 800 साल के बाद जो है रामायण और महाभारत लिखी गई। रामायण के लिए दशरथ जातक जो बुद्ध के प्रचार में जातक कथा है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, बुद्ध के प्रचार का एविडेंस है कि बुद्ध ने अपने प्रचार में दशरथ जातक का रेफरेंस दिया। डॉक्यूमेंट्री है पाली साहित्य में। भारत का एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अगर आपको अध्ययन करना है तो सबसे बड़ा सोर्स है पाली लिटरेचर। पाली लिटरेचर का आधार बनाकर भारत का इतिहास जो है नए सिरे से लिखा जा सकता है। तो 185 के पहले जो है उसकी हत्या की गई सम्राट द्रौपद मौर्य की, उसके 500 या 800 साल के बीच के पीरियड में रामायण लिखी गई। और रामायण लिखने के लिए दशरथ जातक का जो राम है उस राम को आधार बनाकर रामायण लिखी गई। क्यों? अपना भी तो नायक खड़ा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि दशरथ जातक का जो राम था वो बोधिसत्व राम था। दशरथ जातक का जो राम था ना, वो रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री। दशरथ जातक में जो राम है वो बोधिसत्व राम है। उसकी बहुत बड़ी मान्यता है, उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। ये बहुत बड़ी मान्यता की वजह क्या है आपको बताता हूं। आप बिहार में जाओ, आप झारखंड जाओ, आप पूरी उत्तर प्रदेश में जाओ, ये है बुद्ध के घूमने फिरने का विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र जहां वो बहुत घूमते थे, ज्यादा घूमते थे। तो आपको हैरानी लगेगी कि वहां हमारे लोगों के जो नाम है, SC ST OBC के लोगों के जो नाम है, वहां रामचरण राम, राम दरस राम, राम प्रीत राम, राम भजन राम, राम मतलब आगे भी राम पीछे भी राम। ये हमारे लोगों के नाम में जो है राम आता है। जो हमारे लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, उन लोगों की इसमें राम शब्द आता है। ये क्यों आता है? मैं नए सिरे से सोचना शुरू किया, नाम क्यों आता है? तो वो दशरथ जातक का जो राम था वो राम प्रचार में बुद्ध ने लाया था। तो इस वजह से वो बात जो है ब्राह्मणों ने वहां से उठाई, क्योंकि ये पहले से लोकप्रिय नाम है, पहले से लोकप्रिय नाम है। अगर उसके नाम पर रामायण लिखी गई तो लोग आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग जो पहले से लोकप्रिय बात है उस लोकप्रिय बातों का इस्तेमाल करते हुए रामायण लिखी गई, और इसके लिए राम का नाम चुराकर रामायण लिखी गई। ये उसका वास्तविक कारण है। महाभारत जो है 31 जातकों की चोरी करके लिखा गया। एक जातक की चोरी है रामायण, और महाभारत जो है वो 31 जातकों की चोरी करके लिखा गया। कि वो बड़ा महाभारत है ना वो तो ज्यादा चोरी करना जरूरी था, एक जातक के चोरी करने से नहीं होगा। ये विशेष बात क्या है कि ये हमारे पुरखों का इतिहास है, ये जो जातक कथाओं का इतिहास है, ये मूल निवासियों का इतिहास है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए ब्राह्मण लोग जो है वो इसके बारे में इतिहास लिखने के लिए पाली साहित्य का और उसका यूज नहीं करते। तो हम लोगों को इतिहास लिखने के लिए इस तरह के साधनों का उपयोग करना चाहिए, और इस बात को जानना समझना चाहिए कि ये रामायण और महाभारत ये चोरी करके लिखा हुआ है। मैं कई सालों से बोल रहा हूं, एक भी ब्राह्मण ने अभी तक मेरे खिलाफ FIR नहीं किया। एक भी ब्राह्मण ने FIR नहीं किया। मैं चाहता हूं कि कोई ब्राह्मण FIR करे। कांग्रेस के लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि वामन मेश्राम बहुत सारी बातें बोलता है, बीजेपी वाले बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करते हैं, वामन मेश्राम को अरेस्ट ही नहीं करते। अरे ये तो मेरी भी समस्या है, इसलिए तो मैंने डायरेक्ट गुजरात में जाकर खुद ही अरेस्ट करवाया। ये मेरी भी समस्या है, क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मैं बोल रहा हूं नहीं कर रहे, तो मैंने खुद ही अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करवाने के बाद में मैं वहां अरेस्ट करके जब बैठा तो ये असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आए। वो सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे, हमें तो मालूम ही नहीं था आप इतना लोकप्रिय है। मतलब वो
उनको तब मालूम हुआ, अरे बाप रे बाप, तो गांधी जी जेल में गांधी जी बड़े हो गए तो मैं भी बड़ा होऊंगा, क्योंकि हमारे देश की जो प्रजा है ना, वो प्रजा क्या, अरे वामन मेश्रामनी काहीच केलं नाही, काही चुका नाही, तरी या लोकांनी अरेस्ट केलं. सहानुभूतीची लहर चालते आणि त्याच्यातून पॉप्युलरिटी बढ़ते, लोकप्रियता बढ़ते. ये उन लोगों को मालूम है गांधी के इतिहास से, गांधी के उदाहरण से, इसलिए मुझे अरेस्ट नहीं करते, उनके फायदे के लिए नहीं करते. मैं तो चाहता हूं, इसलिए हमने अभी कार्यक्रम बनाया कि अगर वो अरेस्ट नहीं करते तो हम ही जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, हम ही चले जाएंगे जेल में. तो साथियों, हम लोग आने वाले समय में, अभी 2023 चल रहा है, 2030 तक हम लोगों का आंदोलन 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा. 6 लाख गांव में पहुंचेगा. पहुंचेगा क्यों? अरे हमारे पास कोई काम धंधा है तो हम सारे देश भर में इस गांव को पहुंचाएंगे, और पहुंचाएंगे तो 6 लाख गांव का आंदोलन शुरू होगा. ये बात मैं सार्वजनिक भी कर रहा हूं, ये बात मैंने ब्राह्मणों से छुपाया भी नहीं. क्यों? लोग हमारे हैं, हमारे लोगों तक हमारी आवाज जानी चाहिए, हमारा आंदोलन बढ़ना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए, ये आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए. तो मैं अभी एयरपोर्ट जाता हूं, रेलवे स्टेशन जाता हूं, बस स्टैंड जाता हूं, तो कोई भी आदमी जो है वो मेरे पास आता है, वामन मेश्राम का हो, ये फोटो काढायचा रिकॉर्ड. मुझे अभी पहले ऐसा नहीं होता था. वो इस सोशल मीडिया की वजह से हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची है. तो सोशल मीडिया को मैं ये अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हर आदमी को सोशल मीडिया में 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 मेंबर बनाकर सोशल मीडिया डेली चलाना चाहिए, संगठित रूप से चलाना चाहिए. सारे देश भर में ये अभियान हम लोग चलाने वाले हैं और 1.5 लाख ग्रुप बनाने वाले हैं. सोशल मीडिया के 1.5 लाख ग्रुप बनाएंगे, और अगर 1.5 लाख ग्रुप में अगर एक ग्रुप में 10 हो गए तो 15 लाख हो गए. 1.5 लाख, अगर एक आदमी का एवरेज 10, 15 लाख हो गए. 100 हो गए 1.5 करोड़ हो गए. 1000 हो गए 15 करोड़ हो गए. अगर 1000 लोग एक ग्रुप सोशल मीडिया का, एक ग्रुप ने अगर 1000 बनाया तो 1.5 लाख इंटू 1000 15 करोड़, और 15 करोड़ लोग अगर आपके आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं तो इस देश में 15 करोड़ लोग जो है, 15 करोड़ परिवार के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उसका जब आंदोलन इस देश में होगा तो ये 25-30 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे. इतना बड़ा मामला खड़ा होने वाला है, 2030 तक ही होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा. तो हम लोगों को आने वाले समय में ये सारा काम करना है. ये करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं. ये जो किताब विलास खरात ने लिखी है, तो मैं विलास खरात को यह अनुरोध करूंगा कि ये किताब के साथ साथ वो भी इतिहास लिखा जाए जिसमें ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के साथ जो गुप्त समझौते करके भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया, उसके सारे दस्तावेज सामने लाए जाए तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये कितने देशभक्त लोग हैं. धन्यवाद. सर्वांनी थांबायचं आहे.